हेलो बच्चों, वेलकम टू अजय फिजिक्स बाय अजय सर। और आज आपके सामने है मैकेनिक्स का एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो आपकी मैकेनिक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करने वाला है। बट बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन पुट करूंगा। आपको क्या करना है, बस आपको उस क्वेश्चन को सुनना है, उसके और सुनते ही को वीडियो को पॉज़ करना है, उसके बारे में थोड़ी देर सोचना है, सोचने के बाद फिर वीडियो पे फिर से आना है। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे और ये क्यों किया जा रहा है, क्यों मैं करवा रहा हूँ आप लोगों से, ताकि आप यहाँ से जो कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ आप कहाँ फँसने वाले हैं, कैसे आप सोचते हैं, आपने कहाँ गलती की, ये आप सीख सकें। देखिए, मैं वीडियो सॉल्यूशन इसका मैं सीधा भी बता सकता था बट आपको उतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपने सोचने का टाइम तो दिया ही नहीं खुद को। ओके, तो मैं चाहता हूँ जहाँ पर यहाँ पर बच्चे अक्सर नहीं सोचते हैं, वहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि एक बार सोचें, वीडियो को पॉज़ करें और फिर आगे बढ़ें। ओके? तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि वी हैव 3 masses, each of mass m, and they can slide on a frictionless circular track on the same horizontal plane। ये हमें पिक्चर डायग्राम गिवन है। Okay, and initially particle A was moving with velocity v naught and it strikes the particle B elastically. Okay, and the particle B and C were initially at rest and they lie along the radial line. Initially radial line के along थे. Okay, and that the spring is initially at its natural length. तो ये सिचुएशन हमें गिवन है और हमें क्या-क्या फाइंड आउट करना है, हमें कोलिजन के बाद बी की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। और फिर क्या एक्चुअल में होगा, क्या कोलिजन के तुरंत बाद बी चलना स्टार्ट करेगा, बट सी रेस्ट पे होगा तो हमारी जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट होना स्टार्ट होगी। इलोंगेट होना स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे सी भी चलना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे एक इंस्टेंट आएगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, बी तेज होगा और जो सी है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा होगा। तो एक इंस्टेंट पे ऐसा होगा कि अ, इनके बीच का जो सेपरेशन है, बी और सी का बीच का सेपरेशन इनिशियली इतना है, धीरे-धीरे बढ़ेगा, एक इंस्टेंट पे ये सेपरेशन मैक्सिमम आएगा, उसके बाद फिर से घटना शुरू हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअल में हमें क्या पूछा गया है कि एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, मतलब ऑब्वियसली ये वही इंस्टेंट होगा जिस इंस्टेंट पे बी और सी के बीच का गैप जो है वो मैक्सिमम हो गया होगा। ओके, उस इंस्टेंट पर बी की स्पीड क्या है और सी की स्पीड क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है और वो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है ये भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, सर जब ए बी से टकराया होगा तो हमें पता है ए और बी के बीच में इम्पल्सिव फोर्स आई होगी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, दैट विल बी इम्पल्सिव इन नेचर, और ऑब्वियसली जो लगेगी यहाँ पर किस डायरेक्शन में, बी पर जो लगेगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाली है। ओके, बट मेरा डाउट ये है कि सर यहाँ पे बी जब वेलोसिटी गेन कर लेगा ड्यूरिंग कोलिजन, है ना, वेलोसिटी इसकी बढ़ रही होगी, डी टी टाइम में ही जीरो से कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा विद इन डी टी टाइम, तो उस डी टी टाइम इंटरवल की ही बात कर रहा हूँ, उसमें इसकी वेलोसिटी वी आ गई होगी। तो यहाँ पे अगर ये सर्कल में घूम रहा है, उस छोटे से डी टी टाइम इंटरवल की ही बात करें, तो उस इंटरवल में ये जो पार्टिकल है ये सर्कल में घूम रहा है और सर्कल में घूम रहा है तो इस पर टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स होना चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, इस वायर फ्रेम का एक नॉर्मल रिएक्शन अपीयर होगा, है ना, और वो नॉर्मल रिएक्शन इस को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो सर ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगी ना ड्यूरिंग कोलिजन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, मुझे ये बताना है कि दैट नॉर्मल रिएक्शन विल बी इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव इन नेचर। इस बारे में एक बार आप सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए। आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, आई थिंक सोच लिया होगा सभी ने। तो समझते हैं चीज़ों को। देखिए, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो नो डाउट इम्पल्सिव इन नेचर है। क्यों इम्पल्सिव इन नेचर है, इसको भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि सर बी जो है वो इनिशियली रेस्ट पर था जस्ट बिफोर कोलिजन, और कोलिजन के बाद इसने तुरंत बाद विद इन डी टी टाइम इसने कुछ वेलोसिटी वी गेन कर ली है सर, और वेलोसिटी वी गेन करी है इन डी टी टाइम। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन देखें तो चेंज इन वेलोसिटी वी आया और डिवाइडेड बाय टाइम कितना, डी टी, दिस इज एक्सेलरेशन इन डी टी टाइम इंटरवल।
और ये एक्सेलरेशन बहुत, हालाँकि v बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट dt बहुत छोटा है। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी हाई हो जाएगा, और एक्सेलरेशन बहुत हाई हो गया है तो ऑब्वियसली फोर्स भी हाई हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये सारी बातें किस डायरेक्शन में होंगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन का है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज वेरी हाई तो फोर्स भी वेरी हाई होगा, और दिस नॉर्मल रिएक्शन जो अब ड्यूरिंग द कोलिजन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगी, दैट विल बी डेफिनेटली इन इम्पल्सिव इन नेचर। अब बात करते हैं ये वाली नॉर्मल रिएक्शन की। सर ये वाली नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल में इसकी वैल्यू अगर आप लिख के देखें ना तो क्लियर कट आपको समझ में आएगा कि सर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मैं लिखूंगा तो अगर किसी इंस्टेंट पे ये v वेलोसिटी अटेन कर चुका है b पार्टिकल, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसका मास इंटू वी स्क्वेयर बाय इसकी रेडियस 2r। तो सर इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, है ना? एकदम से वेरी इनफाइनाइटली लार्ज वेलोसिटी नहीं है, कुछ फाइनाइट वेलोसिटी ही होगी, ठीक है? तो दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी फाइनाइट इन नेचर। इसका इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जो है वो ऐसे नहीं है कि सर ड्यूरिंग कोलिजन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इसकी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, और फाइनाइट वैल्यू होगी तो नॉन इम्पल्सिव इन नेचर होगी ये नॉर्मल रिएक्शन, डेफिनेटली। आया समझ में? ठीक है। तो एक्चुअल में और हमें पता है कोलिजन के कंसेप्ट में कि जब तक सिस्टम में इम्पल्सिव फोर्स लग रहे होते हैं, हम उस ड्यूरेशन में नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल में हम मान के चलेंगे ड्यूरिंग कोलिजन की जब बात हो रही होगी तो ए और बी के बीच में केवल ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रही है वही इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं, और बाकी अदर फोर्सेस हम उनको नेग्लेक्ट करने वाले हैं। यही कंसेप्ट है। ओके, क्योंकि उनके कारण जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो कंपेयर टू दिस इम्पल्सिव फोर्स बहुत छोटा आने वाला है, तो उनका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो उनको हम केवल बी पर क्या मानेंगे? बी पर केवल उस ड्यूरिंग कोलिजन केवल ये वाला नॉर्मल रिएक्शन मानेंगे, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उसको नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो कहानी ऐसी हो गई है, सिंपल सी। ए और बी का कोलिजन देखें तो ए आया और बी से टकराया, और इनके बीच में हेड ऑन कोलिजन हो गया, और दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम। ए और ये वी नॉट वेलोसिटी से आया, ये रेस्ट पे था, तो ऑब्वियसली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी विल गेट इंटरचेंज्ड। ओके, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो हमें पता लग गया कि जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बी विल बी वी नॉट, और ए विल कम टू रेस्ट। ए रेस्ट पे आ जाएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, एंड बी विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ओनली। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, तो ऑप्शन ए हमारा चेक हो गया, इट इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो देखिए जरा, बी ये वी नॉट वेलोसिटी गेन करेगा, और सी यहाँ रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा, तो बी घूमते घूमते ऐसा आएगा, और सी भी धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, अब ये दोनों अलोंग द रेडियल लाइन नहीं रहेंगे, एक्चुअली ये स्प्रिंग ऐसी हो जाएगी, ठीक है? बी सी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, तो स्प्रिंग ऐसी आ जाएगी, तो थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी। इलोंगेट हो जाएगी तो हमें यही चाहिए कि जब ये इलोंगेशन स्प्रिंग का मैक्सिमम होगा उस वक्त स्पीड कितनी है। तो मान लेते हैं एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन दैट इज एक्स, हम मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स मान लेते हैं, उस वक्त वेलोसिटी ऑफ बी इज v1 एंड सी इज v2। बी इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड सी विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v2। ऑब्वियसली बी थोड़ा आगे रहा होगा। ओके, तो दिस इज मैक्सिमम इलोंगेशन स्टेट। इस पूरी प्रोसेस में जस्ट आफ्टर कोलिजन से स्टार्ट होके और यहाँ तक इस सिचुएशन तक आने में मुझे भी ये पता है कि फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, ठीक है? और तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ होगा, स्प्रिंग फोर्स ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, और बाकी अदर फोर्सेस कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, फ्रॉम जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली स्टेट से लेकर और इस मैक्सिमम इलोंगेशन आने वाली स्टेट तक, अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केवल जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, बी के पास वेलोसिटी वी नॉट थी और सी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, तो बी की काइनेटिक एनर्जी हो गई है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और सी की काइनेटिक एनर्जी हो गई है 0। तो दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड
फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बी की हो गई है हाफ एम वी वन स्क्वेयर और सी की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी हाफ एम इंटू वी टू स्क्वेयर प्लस स्प्रिंग में भी कुछ एनर्जी स्टोर हो गई होगी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वेयर। यहाँ से अगर हम देखें पूरी इक्वेशन हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर k बाय m बनेगा। क्लियर है? तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन बाय एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ओ। क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि एंगुलर मोमेंट जगह जब ये इस तरह से बी और सी अलोंग द ट्रैक मूव कर रहे होंगे तो इन पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा, बी पर भी और सी पर भी। तो उन नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, उनका टॉर्क जीरो होगा, है ना? जैसे कोलिजन के बाद ये दोनों मूव किए हैं उस पूरे ड्यूरेशन में नेट टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता सी और वायर के बीच में फ्रिक्शन होता, बी वायर के बीच में फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन लगता टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ओ पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का तो नॉर्मल का तो टॉर्क जीरो हो जाता बट फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो नहीं होता। ओके, तो उस केस में हम ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं कर सकते थे, बट फिलहाल हमें फ्रिक्शन गिवन नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर हम बात करें तो इनिशियली अगर हम बात करें तो सी यहाँ रेस्ट पे था और बी जो है जस्ट आफ्टर कोलिजन वी नॉट वेलोसिटी गेन कर ली थी उसने। ठीक है, तो सी का एंगुलर मोमेंटम जीरो है और बी का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी नॉट इंटू दिस डिस्टेंस इज टू आर। this is angular momentum and in this sense, okay, and final angular momentum of अगर हम कैलकुलेट करें तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ b is mv1 into this length 2r, mv1 into 2r, and angular momentum of c will be mv2 into r। ओके, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ से m और r कैंसिल आउट हो जाएंगे, m r कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2v1 2v नॉट इक्वल्स टू 2v1 प्लस v2। दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं और इन इक्वेशन को ध्यान से देखो तो हमारे पास अननोन है v1 v2 एंड x। ओके, तो अननोन तीन है तो इक्वेशन भी तीन ही चाहिए होंगी, तो सर थर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो थर्ड इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी कि सर ये जो फाइनल इंस्टेंट हमने लिया है उस इंस्टेंट पर बी और सी के बीच का जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम है। अब उस मैक्सिमम सेपरेशन की कंडीशन क्या होगी? तो मैक्सिमम सेपरेशन की कंडीशन होगी सर, देखिए ज़रा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस r है और ये वाली डिस्टेंस 2r है और ये हमेशा इतनी ही रही है ड्यूरिंग द मोशन भी अगर देखोगे तो OC लेंथ जो हमेशा r है और OB लेंथ हमेशा 2r है ना? OB लेंथ हमेशा 2r रही है ड्यूरिंग द मोशन। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल बस ये जो OC और OB के बीच का जो एंगल है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल में अगर हमें इस लेंथ को मैक्सिमम, ये लेंथ सबसे बड़ी होगी उस वक्त ये थीटा भी क्या रहा होगा, सबसे बड़ा ही रहा होगा, कॉमन सेंस भी यही कहता है। तो हमें क्या लिखना है एक्चुअली, डी थीटा बाई डी टी को जीरो करना है, मैक्सिमा की कंडीशन यही रही होगी। और इस डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या रही होगी, वैल्यू रही होगी सर ये लाइन किस रेट से घूम रही है और ये लाइन किस रेट से घूम रही है। ये अगर ओमेगा बी है और ये अगर ओमेगा सी है तो इस थीटा का जो वैल्यू है, डी थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू है दैट विल बी ओमेगा बी माइनस ओमेगा सी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में, है ना? तो हमें डी थीटा बाई डी टी को जीरो करना है, तो डी थीटा बाई डी टी जीरो करना है मीन्स हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी माइनस ओमेगा सी को जीरो करना है, मीन्स कंडीशन विल बी ओमेगा बी इक्वल्स टू ओमेगा सी, मीन्स एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम सेपरेशन बी की एंगुलर वेलोसिटी और सी की एंगुलर वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जानी है। तो और वो हम इजीली लिख सकते हैं कि बी की एंगुलर वेलोसिटी होगी सर v1 डिवाइडेड बाय ये वाली रेडियस और सी की एंगुलर वेलोसिटी होगी सर v2 डिवाइडेड बाय ये वाली रेडियस। तो v1 बाई टू आर इक्वल्स टू v2 बाई आर, वहाँ से इक्वेशन बनी अपने पास ये थर्ड इक्वेशन। ओके, तो अब हमारे पास तीन अननोन है, तीन इक्वेशन, यहाँ इस v1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास वैल्यू है ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगा आपके पास 4v2 प्लस v2 मीन्स 5v2
इक्वल्स टू 2v0, तो यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी 2v0/5। और v2 आ गया, v2 आ गया तो v1 इज डबल ऑफ v2 मीन्स v1 इज 4v0/5। ओके, और v1 भी हमारे पास है, v2 भी आ चुका है, तो v1 और v2 की वैल्यू हमारे पास है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके v1 वैल्यू पुट कर दीजिए, v2 वैल्यू पुट कर दीजिए, x आ जाएगा। तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास v1 है, v2 है और x भी अपने पास है। बट देखिए जरा, हमने ये जो थर्ड इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, ये जो थर्ड इक्वेशन कंडीशन फॉर मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन बी एंड सी, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है। एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है कि बी और सी के बीच का जो सेपरेशन है ये मैक्सिमम कब होगा। एक्चुअल में इस सेपरेशन का रेट ऑफ चेंज जो है वो जीरो होना चाहिए। दो पार्टिकल के बीच का रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ सेपरेशन चेंज जो होता है वो किसके बराबर होता है, इस लाइन के अलोंग, उन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग दोनों पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि रिलेटिव सेपरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ये रिलेटिव मोशन का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है कि ये सेपरेशन मैक्सिमम चेंज नहीं हो रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो गया, मीन्स इस लाइन के अलोंग दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई है। और या कहने इसी को दूसरे शब्द बोलें तो बी की अलोंग द दिस लाइन वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग दिस लाइन एंड कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग दिस लाइन, वो आपका सेम हो जाएगा, है ना। तो बी सी की वेलोसिटी v2 थी और बी की वेलोसिटी v1 थी। इन दोनों का, बी का ये वाला कंपोनेंट और सी का ये वाला कंपोनेंट दोनों सेम होंगे। तो इक्वेशन अब थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा सकते हैं अपन। ये एंगल हमने थीटा माना था, तो ये वाला एंगल अल्फा मान लीजिए, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये जो है ना, क्योंकि ये आपकी रेडियस है और ये जो सी की वेलोसिटी v2 है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो सिंपल से ज्योमेट्री से ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। ओके, और ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि v2 साइन, है ना, v2 का ये वाला कंपोनेंट मतलब cos ऑफ 19 माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू v1, है ना, v1 cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा क्या बन जाएगा, साइन अल्फा। ये इक्वेशन आ गई। सर यहाँ तो अल्फा अननोन आ गया एक, तो अल्फा को अल्फा और थीटा में रिलेशनशिप निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली साइन रूल क्या होता है कि ये लेंथ, ये वाला लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस होल एंगल। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी आपके पास r डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, r डिवाइडेड बाय, है ना, r के सामने साइन डिवाइडेड बाय साइन अल्फा आएगा, और 2r डिवाइडेड बाय दिस होल एंगल विल बी 180 माइनस, दिस होल एंगल विल बी 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा विल बी साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ से आर आर कैंसिल आउट होकर इक्वेशन बनेगी साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू दिस। तो अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस अल्फा को लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 2 साइन अल्फा। तो यहाँ से साइन अल्फा कैंसिल आउट होके इक्वेशन बनेगी 2v2 इक्वल्स टू v1। तो जो सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे अचीव की थी, ठीक है। तो इस तरह से सोचा जा सकता है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, चीज़ें बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।